हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग अपने अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स सेकेंड क्लास में हैं। फर्स्ट क्लास में इंट्रो क्लास हुई थी हमारी जिसमें हमने सिलेबस डिस्कस किया था और इकोनोमेट्रिक्स पढ़ते क्यों हैं, नेचर एंड स्कोप वगैरह ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक दैट इज अपेंडिक्स सी। आप अपने सिलेबस में देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग सेकेंड टॉपिक है लीनियर रिग्रेशन में मैट्रिक्स अप्रोच के थ्रू पढ़ना। अब देखो, सेमेस्टर फोर्थ में बेसिक इकोनोमेट्रिक्स में तो हम लोग पढ़ चुके हैं लीनियर रिग्रेशन, लेकिन वहाँ इक्वेशंस के थ्रू पढ़ा था। यहाँ पर हम लोग मैट्रिक्स अप्रोच के थ्रू पढ़ेंगे। मैट्रिक्स अप्रोच। ठीक है, अपेंडिक्स सी हमारे कोर्स में, अपेंडिक्स बी हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन अपेंडिक्स बी की कुछ बातें हैं जो कि जरूरत पड़ेगी हमें अपेंडिक्स सी को समझने के लिए। तो पहले कुछ बेसिक्स आपको अपेंडिक्स बी से पढ़ाया जाएगा, फिर हम लोग अपेंडिक्स सी के मेन टॉपिक पे चलेंगे। तो बेसिक्स में देखो क्या क्या है। जैसे आपको एमएमई 1 में आप पढ़ चुके हो 12, 13, 14, याद है या नहीं? 12 में वेक्टर्स था, लाइंस प्लेन्स था, लेकिन लाइंस प्लेन्स की यहाँ जरूरत नहीं है। दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन एक स्केलर नंबर आता है। ये सारी बातें जो थी उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे। एक वेक्टर को एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? लेफ्ट में मैट्रिक्स है, राइट में वेक्टर है तो क्या फर्क पड़ेगा? लेफ्ट में वेक्टर है, राइट में मैट्रिक्स है तो क्या फर्क पड़ेगा? एक रो वेक्टर है, एक कॉलम वेक्टर मल्टीप्लाई करें, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें एक बार हम लोग बस ओवरव्यू और रिकैप कर लेंगे जो हमने एमएमई 1 में पढ़ रखा है। तो देखें, सबसे पहले जैसे आपको याद होगा आप फटाफट पहचान जाओगे। आप एग्जाम्पल 1 जैसे मैंने आपको दिया, ए में दे दिया आपको 1 2 3। ए इज दिस वेक्टर। वेक्टर को हम हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल से नहीं लिखते। कैपिटल से जनरली हम किसको लिखते हैं? मैट्रिक्स को लिखते हैं। ठीक है, अब इसी का ट्रांसपोज कर दो और फिर उसी को मल्टीप्लाई कर दो। देखो तो क्या आता है। अगर ए का ट्रांसपोज किया तो ए अभी है कॉलम मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज करने पे क्या बन जाएगा? जल्दी बताओ। यस, रो मैट्रिक्स बन जाएगा। ये बन जाएगा हमारा 1 2 3, और ए में क्या आ जाएगा? 1 2 3। ए खुद तो कॉलम मैट्रिक्स था, तो जब ए का ट्रांसपोज करेंगे तो रो मैट्रिक्स, और फिर इसको एक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको तो पता है कि आप वेक्टर को भी मैट्रिक्स जैसा रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये एक रो मैट्रिक्स है और ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। तो दिस विल बी 1 प्लस 4 प्लस 9। ये कितना आ गया? 14। क्या आ गया? 14। 14 क्या है? क्या कोई वेक्टर है? नहीं है, ये एक स्केलर है। इन सब की जरूरत ना डिफरेंशिएशन में पड़ेगी, मतलब किसी भी वेक्टर का खुद का ट्रांसपोज अगर लेफ्ट में है और वो वेक्टर राइट में है, वेक्टर खुद क्या है? कॉलम वेक्टर है। तो एक रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। लेफ्ट में रो और राइट में कॉलम, याद रखना, लेफ्ट में रो और राइट में कॉलम। ये है रो और ये है कॉलम। तो ये बन जाएगा हमारा एक स्केलर। अब आप कहोगे मैम आप इतना क्यों उस पर जोर दे रहे हो कि लेफ्ट में रो राइट में कॉलम? तो देखो जरा एक दूसरा एग्जाम्पल। अगर मैंने आपको दे दिया ए इंटू ए ट्रांसपोज, यानी लेफ्ट में ए और राइट में ए ट्रांसपोज, राइट में ए ट्रांसपोज, तो ए को मैंने लिख दिया इस तरीके से 1 2 3 इंटू ए ट्रांसपोज यानी 1 2 3। अब अगर आप मैट्रिक्स के तरीके से सोचोगे तो दिस इज फर्स्ट रो, ये हमारा फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है, और ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। अब मल्टीप्लाई करो। अब आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 1 इंटू 1, फिर फर्स्ट रो इसको, फर्स्ट रो को इन तीनों के साथ बारी बारी से 1 इंटू 2, 1 इंटू 3। एक मैट्रिक्स बन जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा। फिर 2 को करेंगे बारी बारी से 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 को करेंगे 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3। देखा, एक एग्जाम्पल के थ्रू याद रहेगा आपको। और जब कभी भी जरूरत पड़े किसी डेरिवेशन में, जैसे ओएलएस का डेरिवेशन हम लोग करेंगे, जरूरत पड़े तो आप ना रफ वर्क में करके चेक कर सकते हो कि इसका क्या होता है, ये कैसे मैम ने कहा कि ये कांस्टेंट है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। जरूरी नहीं कि पूरा लर्न ही कर लो, लर्न कर लोगे तब तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर लर्न नहीं हो पाता है तो आप इसको साइड में करके भी चेक कर सकते हो कि हाँ ये एक स्केलर आ रहा है, ये एक मैट्रिक्स आ रहा है, लाइक दिस वे। तो ये था हमारा 3 by 1
और ये था 1/3, तो ये कितने का बन गया 3/3। और होता भी यही रूल है ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, अगर ये दोनों सेम है तो जो बच गए एक्सट्रीम वाले, तो मतलब फर्स्ट एंड लास्ट वही ऑर्डर बनता है, सही है। तो ऑर्डर कितना था 1/3, इसका ऑर्डर कितना था 3/1। इंटरनली ये 3 सेम, तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल और बना 1/1, यानी कि एक स्केलर। समझ में आ रही है बात। तो ऐसा कुछ बिल्कुल रटने वाली बात नहीं है। अगर आपने एक बार ये चीज़ देख ली, अब आप इतने मैच्योर हो चुके हो, इस सेमेस्टर में पहुंच चुके हो, ये सब बातें ना क्विक क्विक माइंड में ही हो जाती है। जरूरी नहीं कि हर चीज़ हम पेपर पे करके ही देखें। ए इंटू ए ट्रांसपोज दिमाग में चल पड़ता है कि ए ऐसे रो वेक्टर है, सॉरी ए कॉलम वेक्टर है, और ए ट्रांसपोज क्या है, रो वेक्टर है। अब इधर 3 रो हो गए, सब बारी बारी से आएगा, तो ये 3/3 का एक मैट्रिक्स एक्सपैंड होकर के बन जाएगा। क्लियर बच्चे। अब ये तो एक ही वेक्टर को उसी के ट्रांसपोज से लेफ्ट राइट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, ये हमने देख लिया। अब एक मैट्रिक्स में वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट और राइट से, तो क्या क्या फर्क पड़ेगा वो देखना है हमें। देखो एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने, सपोज करो 1 2 3 3 2 1, समझने के लिए आप कैसा भी मैट्रिक्स ले सकते हो। और एक वेक्टर ले लिया मैंने इधर 1 - 1 और 2, का ऑर्डर कितना है 3/3, एंड दिस इज 3/1। ये 3 सेम है, तो फिर बनेगा कितने का 3/1 का, यानी वो भी एक कॉलम वेक्टर ही होगा। लेकिन बनेगा कैसे, देखो थोड़ा सा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ पूरा सॉल्व करो, तो 1 × 1 + 2 - 1 + 3 इंटू, कितना हो गया 1 - 2, 3 2 जा 6 1 7 - 2 5। दूसरा करेंगे 3 × 1 + 2 - 1 + 1 आ गया 3 - 2 1 1 + 2 3, फिर 1 × 1 + 2 - 1 + 2 2 जा 4 1 5 - 2 = 3, यानी ये बन गया एक कॉलम वेक्टर जिसका है 3/1। तो अगर लेफ्ट में मैट्रिक्स और राइट में कॉलम वेक्टर है तो मिलेगा कॉलम वेक्टर। ठीक है। अगर आपको भी कंफ्यूज हो जाए तो आप अपनी मर्जी से ऐसे कुछ ABC या कुछ भी लेकर के आप फटाफट वेरीफाई कर लोगे कि हाँ क्या मिलने वाला है। ये सारी चीजें ना क्लियर होनी चाहिए। लेफ्ट में मैट्रिक्स, राइट में कॉलम, तो मिलेगा एक कॉलम वेक्टर। अब इसका ऑपोजिट, लेफ्ट में एक ये वेक्टर, राइट में एक मैट्रिक्स। अब आप कहोगे मैम ऐसे क्यों नहीं लिखा आपने, 1 2 3 1 1 - 1 2 0 2 1 2 3 क्यों नहीं लिखा, तो इसका ऑर्डर है 3/1, इसका ऑर्डर है 3/3, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। 1 और 3 सेम नहीं है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, बनेगा क्या 3/3। अब देखो इधर, ये हो गया रो, ये हो गया फर्स्ट कॉलम, ये हो गया सेकंड कॉलम, ये हो गया थर्ड कॉलम। देखो इधर 1 × 1 + 2 × 1 + 3 × -1, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ कर दिया, कॉमा। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, तो 1 × 2 + 2 × 0 + 3 × कॉमा, 1 × 1 + 2 × 2 + 3 × 3, कितना आ गया ये 1 + 2 हो गया 3 - 3 0, कॉमा, कॉमा वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, वेक्टर में 0 2 0 6 2 8, दूसरा एलिमेंट हो गया 2 2 जा 4 1 5 और 9, कितना हो गया 14। ठीक है, ये एक 1/3 कैसे पहचाना, रो वेक्टर बन गया। यानी अगर मैट्रिक्स के साथ लेफ्ट में एक रो वेक्टर है और मैट्रिक्स है, तो हमें क्या मिलेगा मल्टीप्लिकेशन के बाद एक रो वेक्टर ही मिलेगा। दिस इज 1/3, दिस इज 3/3। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद से बच्चे अभी अभी भी हम लोग अपेंडिक्स बी में ही हैं। जब हम लोग अपेंडिक्स सी में एंटर करेंगे तब वहाँ पे हम क्लियरली मेंशन कर देंगे कि अब हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। अभी जो पढ़ रहे हैं वो डायरेक्टली एग्जाम में नहीं आने वाला, लेकिन इन सब का OLS डेरिवेशन में यूज होता है।
इसलिए बेसिक्स कराना पड़ रहा है। मैट्रिक्स डिफरेंशिएशन, अब देखो डिफरेंशिएशन तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, लेकिन मैट्रिक्स में डिफरेंशिएशन किस तरीके से होगा उसके लिए कुछ बेसिक्स है। रूल नंबर 1 ध्यान से देखें। लेट ए, मैंने एक वेक्टर ले लिया a1 a2 से लेकर के an, ठीक है, वेयर ai बिलोंग्स टू रियल नंबर। ai क्या है? सभी रियल नंबर हैं। लेट x इज इक्वल टू x1 x2, ये एक वेरिएबल वेक्टर है, बी अ वेक्टर ऑफ वेरिएबल्स। देन मुझे बताओ कि x का ट्रांसपोज करेंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर x डैश। बुक में ज़्यादातर डैश यूज़ किया हुआ है, लेकिन डैश ऐसे कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं ये डेरिवेटिव तो नहीं। डैश ऐसे कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं कि कहीं ये डेरिवेटिव तो नहीं। तो x ट्रांसपोज इज इक्वल टू x, ये आ जाएगा x1 x2 से लेकर के कहाँ तक बताओ, xn तक। ये आ गया हमारे पास रो वेक्टर। अब अगर हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं x टू द पावर t इंटू ए, आप चाहो तो डैश भी यूज कर सकते हो, डेरिवेटिव के लिए हम लोग डी या डेल यूज कर लेंगे, लेकिन डैश अभी जनरली हम लोग इसलिए नहीं यूज करते कि ताकि हम डेरिवेटिव से कहीं कंफ्यूज ना कर जाएं। अगर एक्स टी ए करोगे तो इधर में आ गया रो। इसको जनरली रो बनाना पड़ता है क्योंकि लेफ्ट में रो रहेगा और राइट में क्या रहेगा, कॉलम। कॉलम में आ गया a1 a2 से लेकर के कहाँ तक बताओ, an तक। यानी अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं और एक जो है वो कांस्टेंट का वेक्टर है और एक जो है वो वेरिएबल का वेक्टर x1 से लेकर के xn, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट कॉलम से। तो मिल क्या जाएगा, a1 इंटू x1 प्लस a2 इंटू x2 से लेकर के कहाँ तक, an इंटू xn, जो कि एक स्केलर होगा। अब अगर इसका डेरिवेटिव हमें करना पड़े, डेरिवेटिव तो डेल एक्स टी ए, मुझे ये बताओ कि इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं, x1 है, x2 है, xn है। तो पार्शियल डेरिवेटिव होगा या टोटल डेरिवेटिव होगा। इफ देयर आर मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। तो डेल एक्स टू द पावर टी इंटू ए जो है ये हो जाएगा डेल बाई, अच्छा पहले हम लोग x1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डेल विथ रिस्पेक्ट टू x1, तो ये सीधा x1 तो बस यहीं पर है तो ये आ गया a1। अगर डेल x का ट्रांसपोज इनटू a किसके रिस्पेक्ट में किया, डेल x2 के रिस्पेक्ट में किया तो क्या आ गया a2। फिर डेल x ट्रांसपोज a विथ रिस्पेक्ट टू xn किया तो क्या आ गया an। क्लियर। अब देखो इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इन मैट्रिक्स फॉर्म ध्यान से देखना, इन सारे ऑपरेशन को इट इज रिप्रेजेंटेड एज, अगर हम इसको एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दें, डेल एक्स टी ए विथ रिस्पेक्ट टू डेल x1, डेल एक्स टी ए विथ रिस्पेक्ट टू x2 डॉट 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 डॉट, डेल एक्स टी ए विथ रिस्पेक्ट टू xn। ये तो आपको पता है कि इज इक्वल टू में क्या था, यहाँ पर a1, यहाँ था a2, यहाँ था an। इस पूरे चीज को एक मैट्रिक्स बना देते हैं और a1 से लेकर के a2 से लेकर के an तक को एक मैट्रिक्स बना देते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया हम लोगों ने। और इन इक्वेशन फॉर्म अगर हम इक्वेशन लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे, ध्यान से देखें, डेल एक्स टी ए विथ रिस्पेक्ट टू डेल एक्स आई, या x लिख देते हैं। अगर आप देखोगे गौर से तो दिस इज डेल एक्स टी ए विथ रिस्पेक्ट टू डेल x, क्योंकि x1 x2 xn सब आ गए। और ये कौन सा वेक्टर है, कुछ याद आया, ये हमने कौन सा वेक्टर लिया हुआ था, ये तो a है, पहचाना या नहीं, वापस a पे आ गए, विच इज इक्वल टू a वेक्टर। तो हम लोग एक रूल लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू
ए, तो कुछ समझ में आया? अगर x का ट्रांसपोज है और a है, और अगर हमने x के रिस्पेक्ट में किया तो a हो जाएगा। इस रूल को याद रखना है, ये रूल नंबर 1 जो है ये हम लोग अप्लाई करेंगे OLS मेथड में, ये हम लोग OLS मेथड में यूज करेंगे। समझ में आया? ये हो गया हमारा रूल नंबर 1, डिफ्रेंसिएशन का रूल नंबर 1, जिसका यूज होगा बच्चे हमारे आगे के डेरिवेशन में। क्लियर? किसी को कुछ पूछना है? नेक्स्ट कम टू रूल नंबर 2, लेट a is equal to a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। अब इस बार मैंने a में क्या ले लिया है? मैट्रिक्स ले लिया है। लेट ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको याद है, मैंने चैप्टर 12 में आपको पढ़ा रखा है MME 1 में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है? विच इम्प्लाइज कि ध्यान दो, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा? ए के इक्वल हो जाएगा। ए ट्रांसपोज का मतलब क्या है? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 is equal to A। A11, A21, A31, A12, A13, A22, A23, A32, A33। अगर ये दोनों सेम है, ये सिमेट्रिक की डेफिनेशन होती है। ये सिमेट्रिक की क्या होती है? डेफिनेशन होती है। अगर दोनों सेम है तो देखो, A11 तो A11 के खैर इक्वल है ही, ये तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन A21 किसके इक्वल हो गया? A12 के। तो आपको ऐसे वाला याद रखना पड़ेगा कि ये दोनों सेम होते हैं, उसके बाद से ये दोनों सेम होते हैं, उसके बाद से ये दोनों सेम होते हैं। तो, मतलब 3 पेयर सेम होते हैं। यानी सिमेट्रिक का मतलब है A12 इज इक्वल टू A21, और फिर ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। A31 इज इक्वल टू A13, फिर ये दोनों आपस में सेम होते हैं। A32 इज इक्वल टू A23। देखो ना, ये दोनों सेम हो गए। फिर A12 इज इक्वल टू A21, ये तो लिख ही चुके हैं, और ये तो सेम है ही। A32 इज इक्वल टू A23, मतलब I और J का इंटरचेंज कर दो तो वो सेम हो गया। यानी सिमेट्रिक में AIJ इक्वल टू AJI, ये तो सबको पता है। अब आ जाओ, लेट सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। लेट x बी अ वेक्टर ऑफ वेरिएबल्स। लेट x बी अ वेक्टर ऑफ वेरिएबल्स, जिसमें मैंने x को लिख दिया है x1, x2, x3। अभी अच्छे से समझने के लिए सिर्फ मैंने 3x3 मैट्रिक्स लिया है, लेकिन ये n/n के लिए भी लागू होता है। ये रूल जो है रूल 2, ये n/n के लिए भी ट्रू है। अभी फिलहाल हम लोगों ने 3x3 के लिए किया है, ठीक है। तो ये आ गया, x हो गया हमारा x1, x2 और x3। अब आप ध्यान देना, जब हम लोग एक ऑपरेशन करने चल रहे हैं, कंसीडर x ट्रांसपोज फिर a और फिर x, यानी एक वेक्टर का ट्रांसपोज आप लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, और उस वेक्टर को राइट से मल्टीप्लाई कर दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, तो देखो लास्ट में क्या आता है। ठीक है, ये रिजल्ट हम लोगों को इंपॉर्टेंट है, देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी डेरिवेटिव यूज होगा किसमें? OLS में, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। यहाँ देखो, x टू द पावर t ax, x टू द पावर t मतलब ट्रांसपोज, ये था कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा? रो। ये क्या हो जाएगा? रो। और a में क्या है? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, यही था ना। और राइट हैंड साइड पे खुद x लिख देना है, x1, x2, x3। अब आप मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में किसी को भी पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप चाहो तो पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो पहले और बाद में इसको कर देना, मतलब एसोसिएटिव होता है। आप a इंटू बी सी भी कर सकते हो, या ए बी पहले करके फिर उसमें सी भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। चलो,
पहले हम लोग x1 x2 x3 रख दिया और इसको इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया फर्स्ट रो और ये हो गया फर्स्ट कॉलम। ये आ जाएगा a11x1 प्लस a12x2 प्लस a13x3। जैसे दूसरा आ जाएगा a21x1 प्लस a22x2 प्लस a23x3। फिर आ जाएगा a31x1 प्लस a32x2 प्लस a33x3। क्लियर? यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे देखो, ये फर्स्ट रो और हमारे पास ये है फर्स्ट कॉलम। ध्यान रहे इतने सारे एलिमेंट देख करके आप कंफ्यूज मत कर जाना। ये है 1/3 और ये है 3/1। सॉल्व हो करके एक स्केलर ही आना है क्योंकि 3 3 तो सेम बचेगा क्या 1/1 का, और 1/1 इज अ जस्ट अ रियल नंबर। देखो तो पहले x1 को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। x1 इंटू a11 x1 प्लस a12 पेन क्यों कर रहा है x2 प्लस x3 क्या कर दिया, अभी x1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है, प्लस a13 x3 प्लस अब x2 की बारी आ रही है x2 इंटू a21 x1 प्लस a22 इंटू x2 प्लस a23 इंटू x3 प्लस x3 इंटू a31 x1 प्लस a32 x2 प्लस a33 x3। फिर पूरे को सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो a11 x1 का स्क्वायर, a12 तो x1 इंटू x2, कुछ नहीं कर रहे हैं बस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? इसको इन तीनों के साथ। a12 x1 x2 a13 x1 x3 प्लस a21 x2 x1 प्लस a22 x2 का स्क्वायर प्लस a23 x2 x3 प्लस a31 x3 x1 प्लस a32 x3 x2 प्लस a33 x3 का स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ कि a12 किसके इक्वल होगा? a21 के लिए, मतलब ये दोनों क्या है? सेम है। ये और ये, इन दोनों को ऐड करके 2 लिख देंगे। अब ध्यान से सुने, a13 किसके इक्वल है? a31 के इक्वल होगा क्योंकि सिमेट्रिक है। इन दोनों को एक बना करके 2 लिख देंगे क्योंकि इनका देखो x1 x3 सेम है, यहाँ पे x1 x2 x1 भी सेम है। अब देखो फिर थर्ड वाला a23 किसके इक्वल होगा? a32 के, इसमें x2 x3 है, इसमें x3 x2 है, ये दोनों सेम होंगे। एक बार लिख देते हैं a11 x1 का स्क्वायर प्लस 2a12 x1 x2 प्लस ये 2 वाला लिख देते हैं पहले। अब दोनों ग्रीन वाले को लिख दो, इसको 2a31 x1 x3 फिर 2a12 हो गया, 1 हो गया, कोई बात नहीं, a3 लिखें या 32 लिख, a23 x2 x3 फिर आएगा जो बच गया a22 x2 स्क्वायर और फिर ये वाला बच गया a33 x3 स्क्वायर। क्लियर? अब आप इसको ना थोड़ा सा अरेंज करके लिखो। अरेंज करके इन द सेंस आप इसको लिखो तो ऐसे a11 1 का स्क्वायर प्लस 2a12 x1 x2 प्लस 2, जैसे मैट्रिक्स में नहीं होता, अरेंजमेंट की जो बात कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि हमें कोफिशिएंट्स इस तरीके से बनाने हैं कि a11 a12 a13 ये दिख जाए, a12 a22
A23 दिख जाए और फिर दिख जाए A31, A32 और A33 दिख जाए। नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं। यहाँ देखो 2A12 X1 X2 आ गया। आप इसको 31 या 13 कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2A13 लिख दिया X1 X3 प्लस 2A3 X2 X3। अच्छा कुछ नहीं, चलो उसको कॉपी कर दो, नेक्स्ट टाइम में अरेंज करेंगे। अभी थोड़ा अरेंज करने में समझ में नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं। ये हमारे पास आ गया है x का ट्रांसपोज a इंटू एक्स। क्या आया है ये? x का ट्रांसपोज a इंटू एक्स। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल है कितने? हाउ मेनी वेरिएबल्स, जल्दी बताओ। एक x1 है, एक x2 है, एक x3 है, यही तीन तो है, तीन से ज्यादा नहीं है। कौन कौन से वेरिएबल है? x1 x2 और x3। एक बार बच्चे अभी हम लोग x1 के रिस्पेक्ट में करते हैं, देखो तो कहाँ कहाँ x1 है। यहाँ है x1, यहाँ है x1 और यहाँ है x1। x1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा 2A11 x1, फिर इधर आ जाएगा 2A12 x2, फिर इधर आ जाएगा 2A13 x3। ठीक है, अब करेंगे नेक्स्ट टाइम किसके रिस्पेक्ट में? x2 के रिस्पेक्ट में। x2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखो यहाँ पर है x2, यहाँ पर है और यहाँ पर है, इन तीनों का डिफ्रेंसिएशन होगा। तो 2A12 x2 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x1 कॉपी हो जाएगा और x2 हो गया 1। नेक्स्ट है 2, इधर देखो इसको लिख दो सेकंड में, 2A22 x2, क्योंकि x2 का स्क्वायर था इसलिए 2 नीचे आ गया, x2 का पावर 1। अब इसको जरा करना, तो 2A23 x2 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x3 आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और कर लो, जब इतना किया है तो XTAX बाई डेल x3 सामने सामने लिखना, क्योंकि एक पैटर्न बन रहा है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते समय आसानी होगी हमें। अगर x3 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो मिलेगा, हाँ x3 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x3 यहाँ है और यहाँ है। इधर मिलेगा 2A13 x1 प्लस 2A3 x2 प्लस 2A33 x3। ठीक है, x3 के रिस्पेक्ट में कर दिया। अब जरा आप कोफिशिएंट पे ध्यान दो, ये A11 A12 A13, ये A12 लिखो या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो 2A21 x1, ताकि ये बन जाए हमारा मैट्रिक्स ना। फिर A22 A23 सही जा रहा है। A31 आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो A31 में, फिर A23 को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो A32 में, तो चेंज कर दे A32, यही मैंने कहा था अरेंजमेंट, तो 31 बना दो, क्योंकि सिमेट्रिक है तो ऐसा कर सकते हैं 31 32 33। अब देखो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये तो डेल वाला है ना, तो डेल एक्स टी सबको मैट्रिक्स में बंद कर दो, ए एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डेल x1, फिर डेल एक्स टी ए एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डेल x2, फिर तीसरा आ जाएगा डेल एक्स टी ए एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डेल x3। इसको एक मैट्रिक्स में बंद कर दो लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे 2 हर जगह एवरीवेयर सबके साथ 2 है, तो 2 को हम बाहर ले सकते हैं और कोफिशिएंट का एक मैट्रिक्स बना सकते हैं, A11 A12 A13 A21 A2 A23 A31 A32 A33। और इधर क्या आ जाएगा बताओ, x1 x2 x3। ऐसा हम लोग मैट्रिक्स इक्वेशन सॉल्व करते वक्त भी बनाते थे। चैप्टर 13 में जब हमने सॉल्यूशन सीखा था MME 1 में, तो जो इस तरीके का मैट्रिक्स होता था, हम लोगों ने किया हुआ है बच्चे, 2x प्लस 3y इक्वल टू अगर 5 है और 3x प्लस 7y इक्वल टू अगर 8 है, हम लोग करते नहीं थे कि a बना लेते थे किसको,
2 कोफिशिएंट को 2 3 3 7, x किसको बना लेते थे, x और y को, और b किसको बना लेते थे, 5 और 8 को, तो बन जाता था ax इज इक्वल टू b, ax इज इक्वल टू b। अब यहाँ देखो ये आ गया हमारे पास, तो ये क्या है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये है डेल एक्स टी ए एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डेल एक्स। ये अपने आप x जो है वो x1 x2 x3 तीनों को ले लेगा, एंड हियर इज 2, इस मैट्रिक्स का नाम दे दिया a और x। अब आपको याद क्या करना है कि a वही वाला मैट्रिक्स है 3/3 वाला, ये वाला पूरा a हो गया, याद रहेगा या नहीं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज a। तो कभी कोई इक्वेशन आएगा तो उसमें a हम लोगों को यही बनाना होगा। तो ध्यान से सुनो, जब कभी कोई भी वेक्टर उसका ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगा a के, और x खुद राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगा, और अगर आप उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये 2a इंटू एक्स हो जाएगा। ये रूल हो गया, ये क्या हो गया, ये रूल हो गया जिसको आपको ध्यान देना ही देना है। दिस इज रूल 2, आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो बच्चे अभी तक हमने जो भी पढ़ा ये सारा कुछ मैट्रिक्स का किस में था, अपेंडिक्स बी में था। ये डायरेक्टली नहीं आएगा पेपर में, लेकिन इसका यूज है। अब जैसे ओएलएस मेथड करेंगे ना तो उसमें ये हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे, और रूल 1 का भी रिजल्ट हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे कि अगर x टू द पावर टी ए है तो सीधा a हो जाएगा डेरिवेटिव, और अगर x टू द पावर टी ए और फिर x आ गया उसमें, यहाँ पर क्या फर्क है, ये a मैट्रिक्स है और ये x आ गया, वेक्टर नहीं है, फिर ये 2ax बन जाएगा। क्लियर? अब आप हेडिंग बना लो अपेंडिक्स सी का। अब हम लोग अपने मेन कोर्स पे चल रहे हैं, अप्रोच मैट्रिक्स अप्रोच टू लीनियर रिग्रेशन, मैट्रिक्स अप्रोच टू लीनियर रिग्रेशन। बच्चे हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिक्स अप्रोच टू लीनियर रिग्रेशन। इसमें देखना जरा, एक मॉडल हम लोग लेकर के चलेंगे, kth वेरिएबल मॉडल, kth वेरिएबल, और एक prf लेकर के चलेंगे। द kth वेरिएबल prf कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अब यहाँ से एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ठीक है, ये डेरिवेशन भी आ चुका है, ध्यान से रहे। kth वेरिएबल prf कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, prf में हम लोग क्या लिखते थे बच्चे, लास्ट में आप लोग पढ़ रहे हैं, एक्सपेक्टेंसी ऑफ y अपॉन एक्स आई लिखते थे। अपॉन एक्स आई लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप एक्सपेक्टेंसी ऑफ y पे लिख करके आगे पढ़ सकते हो। एक्सपेक्टेंसी ऑफ y इज इक्वल टू β1 प्लस β2 x2i प्लस β3 x3i, लेकर के कहाँ तक चलेंगे, बीटा एक्स के आई तक, क्योंकि मैंने कौन सा वेरिएबल मॉडल लिया है, और बीटा पे भी तो लगेगा ना के, बीटा पे क्या लगेगा के, बीटा पे क्या लगेगा के, तो बीटा के एक्स के आई। इसका स्टोकेस्टिक फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टोकेस्टिक या स्टैटिस्टिकल मॉडल भी आप बोल सकते, स्टोकेस्टिक फॉर्म हो जाएगा, एरर को बस इंट्रोड्यूस कर दो। एक्सपेक्टेंसी ऑफ y इज इक्वल टू β1 प्लस β2 x2i प्लस β3 x3i लेकर के के एक्स के आई और प्लस वाई, अगर लगा दिया तो ये स्टोकेस्टिक मॉडल हो गया। क्लियर बच्चे, स्टोकेस्टिक मॉडल हो गया। नाउ लेट वाई बी, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग कर रहे हैं कि लेट वाई बी, हो सकता है इसमें वाई कुछ भी हो सकता है ये वाई जो है ये डिमांड हो, x2 जो है वो हमारा प्राइस हो, x3 जो है इनकम हो, x के जो है इंटरेस्ट रेट हो, ऐसे बहुत सारे वेरिएबल हो सकते हैं। डिमांड बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। डिमांड ऑफ कार वाला एग्जांपल आपको याद है, प्राइस पे, इंटरेस्ट रेट पे, इनकम पे, उनकी एसेसरीज पे, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो अब हमें ये सारे पैरामीटर्स ढूंढ करके निकालने हैं। तो पुट
i इज इक्वल टू 1 2 से लेकर के कहाँ तक, n तक। n ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, n ऑब्जर्वेशंस हैं। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आ जाएगा y1 इज इक्वल टू β1 प्लस β2 x2i प्लस β3 x3i से लेकर के कहाँ तक, बताओ। i की जगह मैंने 1 डाल दिया है, तो β2 1 आप लिख सकते थे ना। अच्छा, ठीक है, x2 1 यहाँ पर मुझे पुट करना है, यहाँ ध्यान दो, x2 1 यहाँ पर हो जाएगा x3 1। इस तरीके से चलेंगे तो बीटा के एक्स के 1 प्लस यू 1। अब सेकेंड ऑब्जर्वेशन करेंगे तो β1 प्लस β2 x2 2 प्लस β3 x3 2 प्लस डॉट 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 बीटा के एक्स के 2 प्लस यू 2। इसी तरीके से nth डेरिवेटिव पे जाएंगे तो वाई एन इज इक्वल टू β1 प्लस β2 एक्स 2n प्लस β3 x3n से लेकर के कहाँ तक, बीटा के एक्स के n और प्लस यू एन। समझ में आई बात, nth ऑब्जर्वेशन तक का। अब इसी को मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करना है, तो इन सब को एक लेफ्ट वाला मैट्रिक्स बना लेंगे और β1 कांस्टेंट ले लेंगे। देखो जरा, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। इन मैट्रिक्स फॉर्म कैसे लिखना चाहते हैं, इन मैट्रिक्स फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड वाले को एक मैट्रिक्स में डाल दिया, y1 y2 डॉट 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 yn इज इक्वल टू, ये सारे बीटा वन को अगर हम बाहर ले लें तो देखो β1 का कोफिशिएंट क्या है, 1 1 1 1 1। अब इस तरीके से समझो कि यहाँ वेरिएबल कौन है, हमें जो निकालना है वो है इन सब का कोफिशिएंट्स, यानी β1 β2 β3 ये सब हमें ढूंढने हैं, ये सब हमें फाइंड आउट करना है OLS से। तो जो फाइंड आउट करना है उसको वेक्टर फॉर्म में यहाँ लिख देंगे ना। पहले तो 1 है β1, फिर आ जाएगा β2 से लेकर के कहाँ तक, βn तक। कुछ नहीं, आपको बस बीटा पे फोकस करना और उनके कोफिशिएंट्स को लिखना है। तो β1 का कोफिशिएंट्स हर जगह क्या हो गया, 1 1 1। फिर आ जाएगा x2 1 x3 1 से लेकर के कहाँ तक, x के 1। फिर आ जाएगा x2 2 x3 2 से लेकर के x के 2। फिर यहाँ पर आ जाएगा x2n x3n से लेकर के x के n। और लास्ट में ये जो सारे हैं इन सब को आप एक मैट्रिक्स, मतलब कॉलम वेक्टर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स जिसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, पहले इस बात को क्लियर कर लो। अब y हो जाएगा, ध्यान से देखो, इस पूरे को हम लोग नाम दे देंगे x और ये है बीटा यानी रिग्रेशन कोफिशिएंट्स और प्लस u। ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ PRF। क्या हो गया ये, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ PRF, यानी PRF को हमने मैट्रिक्स में लिखना स्टार्ट कर दिया और हम समझ गए कि PRF को कैसे लिखेंगे। लेकिन इन सब में पता है क्या है, आपको बस रटना है कि x क्या होगा, तो जिसका पहला कॉलम 1 1 1, फिर x2 1 से स्टार्ट होकर के x के n तक ये वाला मैट्रिक्स होगा हमारा x। ये फिक्स है, ये फिक्स है कि यही मैट्रिक्स होगा x हमारा। और b क्या होगा हमारा, ये रिग्रेशन पैरामीटर्स होंगे, जो भी स्लोप और इंटरसेप्ट होंगे वो सब होंगे। अभी इस पे न्यूमेरिकल करेंगे थोड़ी देर में। अब जब PRF जान गए हो तो SRF भी लिखना जान सकते हो। SRF में बस क्या आ जाएगा, E1 E2 EN आ जाएगा। और SRF में बस आपको याद रखना है कि BI इज रिप्लेस्ड विथ इनके एस्टिमेटर से, याद है या नहीं, बीटा आई हैट। आपको याद होगा पॉपुलेशन पैरामीटर हम लोग पहले β1 प्लस β2 x लिखते थे, SRF में क्या लिखते थे, y हैट इज इक्वल टू β1 हैट प्लस β2 हैट xi, तो यहाँ भी xi। उसी तरीके से
वाई हैट इज इक्वल टू, अगर हैट नहीं लगाना चाहते थे तो स्मॉल b1 b2 हम लोग यूज करते थे, याद आ गया। तो वही अब हैट के साथ हम लोग यहाँ पर काम करना चाहते हैं। SRF अगर हैट के साथ आएगा तो BI को रिप्लेस कर देना है बीटा हैट से, और UI को रिप्लेस कर देना है किससे, इज रिप्लेस्ड विथ, आपकी मर्जी, आप चाहो तो UI हैट से भी रिप्लेस कर सकते हो या फिर EI से भी रिप्लेस कर सकते हो, यही तरीका होता है ना SRF को लिखने का। तो मुझे बताओ कि kth वेरिएबल SRF का फॉर्मेट क्या हो जाएगा। kth वेरिएबल SRF कैन बी expressed as yi is equal to beta 1 hat plus beta 2 hat x21 या x2i plus beta 3 hat x3i plus dot 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 plus beta k hat x k i और प्लस में आ जाएगा EI। मैंने SRF को डायरेक्टली स्टोकेस्टिक फॉर्म में ही लिख दिया, पहले मैथमेटिकल फिर EI लगा करके लिखते, उतना दो बार लिखने का मन नहीं किया तो मैंने एक ही बार में लिख दिया। क्लियर। अब आप पुट करो, जैसे अभी हमने PRF के लिए वर्किंग की थी उसी तरीके से पुट I इज इक्वल टू 1 2 3 से लेकर के कहाँ तक, n तक। तो y1 विल बी इक्वल टू बीटा 1 हैट प्लस बीटा 2 हैट x21 प्लस बीटा 3 हैट x31 प्लस डॉट 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 बीटा k हैट xk1 प्लस e1। y2 जब निकालेंगे आ जाएगा बीटा 1 हैट प्लस बीटा 2 हैट x22 प्लस बीटा 3 हैट x32 प्लस ऑन बीटा k हैट xk2 प्लस e2 डॉट 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 yn इज इक्वल टू बीटा 1 हैट प्लस बीटा 2 हैट x2n प्लस बीटा 3 हैट x3n से लेकर के बीटा k हैट x k n प्लस e n। अब अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, इन मैट्रिक्स फॉर्म इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, मैट्रिक्स फॉर्म में y1 y2 डॉट 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 yn। अब उसी तरीके से ये बीटा 1 के कोफिशिएंट्स क्या हैं, 1। आपका फोकस बीटा पे होना चाहिए, बीटा 1 बीटा 2 इस तरीके से जितने भी है बीटा के, इन्हीं रिग्रेशन पैरामीटर्स को निकालना है। तो जैसे इक्वेशन हम लोग MME 1 में सॉल्व करते थे चैप्टर 13 में, इनको कॉलम वेक्टर में बनाना है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1 1 1 1 1 और बीटा 2 का कोफिशिएंट देखना है। ये सभी पैरामीटर्स हमें निकालने हैं तो इनके कोफिशिएंट्स को ही मैट्रिक्स में लिखना है। तो ये हो जाएगा x21 x22 से लेकर के कहाँ तक, x2n तक, फिर x31 x32 से लेकर के कहाँ तक, x3n तक, फिर लास्ट में आ जाएगा xk1 xk2 xkn प्लस e1 e2 से लेकर के कहाँ तक, en तक। ये मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया हम लोगों ने SRF को। अच्छा, इसके साथ बीटा 1 हैट नहीं लगाया, एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी कॉपी मत करना, थोड़ी देर रुक जाओ बच्चे। ये कहाँ लगाया हमने, बीटा 1 हैट बीटा 2 हैट, ये नहीं लगेगा तो इक्वेशन कैसे कंप्लीट होगा, बीटा k हैट प्लस अब आएगा एरर वाला मैट्रिक्स ना, en तक। तो आप अब जानते हो कि दिस इज y मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं। इस पूरे y1 y2 yn को हमने एक मैट्रिक्स लिख दिया y। ये हो गया हमारा x मैट्रिक्स, और ये हो गया बीटा हैट मैट्रिक्स, और ये हो गया एरर मैट्रिक्स। ये सब आपस में एक मैट्रिक्स ही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ SRF का।
आई बात समझ में? तो अभी बस हमने अपने मेन टॉपिक में सिर्फ रिप्रेजेंट करना सीखा है। मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ पीआरएफ जब भी आएगा उसमें हम लोग ये y इक्वल टू एक्स बी प्लस यू लिख सकते हैं। x क्या है आपको पता है, बीटा क्या है, बीटा मैट्रिक्स है पैरामीटर्स का, और y इक्वल टू एक्स बीटा हैट प्लस ई लिख देंगे तो ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसआरएफ हो गया। क्लियर यहाँ तक? अब हम लोग OLS मेथड इसी के ऊपर लगाने वाले हैं इन बीटा पैरामीटर्स को निकालने के लिए। OLS मेथड, OLS का फुल फॉर्म क्या होता है? और ये बच्चे बता दें जो अभी डेरिवेशन करने जा रहे हैं, हम मेरा मकसद ये होता है जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपर में आ चुका है, एक बार तो मैंने 2016 में देखा है और भी ढूंढने से मिल जाएगा कि हो सकता है ये और बार भी रिपीटेड हो। ये क्वेश्चन आ चुका है, OLS डेरिवेशन, OLS मेथड टू डेराइव बीटा हैट यानी रिग्रेशन पैरामीटर। मैट्रिक्स अप्रोच से ये आ चुका है, यानी जो भी करने जा रहे हैं डेरिवेशन वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें। OLS किसी को याद है OLS का फुल फॉर्म? ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड। इसमें हम लोग किस चीज को मिनिमाइज करते थे बच्चे? EI स्क्वायर को मिनिमाइज करते थे, याद आ गया? रेसिड्यूअल के स्क्वायर को मिनिमाइज करते थे। वो रिग्रेशन इक्वेशन को हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट कहते थे, जिसका समेशन ऑफ EI स्क्वायर क्या आता था? मिनिमम। इसी को हम लोग मिनिमाइज करते थे, क्या करते थे? मिनिमाइज। यहाँ देखो, यहाँ पर हमारा OLS में ऑब्जेक्टिव हो गया कि अब हम किसको मिनिमाइज करेंगे? मिनिमाइज करेंगे EI स्क्वायर के समेशन को। और EI स्क्वायर का समेशन क्या आएगा, बता सकता है कोई मुझे? E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर, ऐसा कुछ हमने आज पढ़ा था बेसिक्स में, सबसे पहले ही ये पढ़ा था। ये हमें मिल सकता है E1 E2 En, और फिर उसी का एक कॉलम वेक्टर E1 E2 से लेकर के कहाँ तक? En तक। तो फर्स्ट के साथ प्लस सेकंड इस तरीके से सबका स्क्वायर हो जाता। यानी हमने पढ़ा था कि कोई भी वेक्टर का ट्रांसपोज और इन ए, अगर ए हमारा कॉलम वेक्टर है तो, पढ़ा था या नहीं? तो लेट ई वेक्टर इज इक्वल टू E1 E2 डॉट 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 En। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमने लेट कर लिया E1 E2 En। तो समेशन ऑफ EI स्क्वायर इज इक्वल टू e टू द पावर t इंटू ई। देखना चाहते हो करके देख लो। E1 E2 डॉट 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 En, फिर E को लिखोगे E1 से लेकर के कहाँ तक? En तक, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 स्क्वायर, स्क्वायर से लेकर के कहाँ तक? En स्क्वायर। तो फॉर OLS यहाँ पर हमें मिनिमाइज करना है समेशन ऑफ EI स्क्वायर को, डेट इज यहाँ पर हमें मिनिमाइज करना है इन मैट्रिक्स फॉर्म e टू द पावर t इंटू ई को, इसको मिनिमाइज करना है, e का ट्रांसपोज इंटू ई। ध्यान से देखें, अब हम इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। कंसीडर e टू द पावर t इंटू ई। ई क्या था हमारे पास इस वाले इक्वेशन से? मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसआरएफ में ई क्या आ जाएगा? ई इज इक्वल टू आ जाएगा y माइनस एक्स बीटा हैट। पहले इस बात को आप समझ लो, E इज इक्वल टू आ जाएगा y माइनस एक्स इंटू बीटा हैट। यही पुट करने जा रहे हैं हम लोग। आगे बात समझ में? अब इसी चीज का यूज हो गया ना इसमें OLS मेथड में। तो हम लोग पुट कर देंगे y माइनस एक्स इंटू बीटा हैट, ई की जगह पे t, और फिर ई की जगह पे y माइनस एक्स बीटा हैट। आप बगल में लॉजिक देख सकते हो, एज SRF हमारे पास क्या होता है? y इज इक्वल टू एक्स बीटा हैट प्लस ई, ई इज इक्वल टू आ गया y माइनस एक्स बीटा हैट। क्लियर? यस मैम, क्लियर, ठीक है। अब आपने ट्रांसपोज का रूल पढ़ा है कि अगर a प्लस बी का ट्रांसपोज हो जाता है तो a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, पढ़ रखा है या नहीं? एक और रूल पढ़ रहा है कि अगर ए बी का ट्रांसपोज होता है तो पहले बी का ट्रांसपोज फिर
ए का ट्रांसपोज, सब कुछ आपको पढ़ाया गया है MME 1 में, चैप्टर 12 में। तो यहाँ पर देखो कैसे होगा। पहले तो ये प्लस वाले पे तोड़ो, तो y का ट्रांसपोज माइनस x इंटू बीटा हैट का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज अंदर चला गया, और ये तो बच्चे बिना ट्रांसपोज का ही है। e टू द पावर t इंटू ई इज इक्वल टू, अब इसको खोलेंगे ना अंदर ही अंदर, y ट्रांसपोज माइनस पहले बीटा हैट का ट्रांसपोज आएगा और फिर x का ट्रांसपोज आएगा। क्लियर? यस मैम क्लियर। अब आप मल्टीप्लाई करो, आपके पास 4 टर्म निकल करके आने हैं। y ट्रांसपोज इंटू वाई, जो लेफ्ट में उसको लेफ्ट में ही रखना, मैट्रिक्स है बच्चे, इसमें आप लेफ्ट राइट अपनी मर्जी से नहीं कर देना कि y को पहले y को ट्रांसपोज, इस बात का केयर करना है हमें। माइनस y ट्रांसपोज x इंटू बीटा हैट, y ट्रांसपोज के साथ सबका हो गया। अब करेंगे माइनस बीटा हैट ट्रांसपोज टू x ट्रांसपोज इंटू वाई, और माइनस माइनस प्लस बीटा हैट ट्रांसपोज x ट्रांसपोज इंटू x इंटू बीटा ट्रांसपोज। अब जरा ध्यान दें, किसी भी वेक्टर का ट्रांसपोज और खुद उसी वेक्टर के साथ, आपने पढ़ रखा है आज के बिल्कुल बेसिक्स के सबसे पहले वाले में एग्जाम्पल कराया था, ये वापस क्या हो जाता है बताओ? स्केलर हो जाता है ना। अभी अभी भी वही बताया था मैंने, ये देखो, वेक्टर का ट्रांसपोज और खुद वो वेक्टर क्या हो जाता है? स्केलर। तो y का ट्रांसपोज और y क्या हो जाएगा? स्केलर, मतलब सिंपली एक नंबर। ओएलएस में आपको पता है कि ये है हमारा समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर। आगे चल करके इसको डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा मिनिमाइज करने के लिए, तो हम पहले कंफर्म हो ले कि किस में वेरिएबल रहेगा और किस में वेरिएबल गायब हो जाएगा। जो स्केलर होगा उसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा आगे चल करके? जीरो। स्केलर का मतलब एक रियल नंबर होता है, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? जीरो। अब जरा यहाँ देखना, y जो है वेक्टर, वेक्टर का ट्रांसपोज इनटू एक मैट्रिक्स क्या होता है? वेक्टर का ट्रांसपोज हो गया रो वेक्टर इनटू मैट्रिक्स। अगर रो लेफ्ट में है और मैट्रिक्स राइट में है तो ये भी एक रो वेक्टर ही बन जाता है। अब देखना चाहते हो मैंने क्या कहा था आपको? वेरीफाई कर लेना। यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 1 2 3, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर यहाँ पर आ जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ यहाँ आ जाएगा, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ यहाँ आ जाएगा, तो ये एक रो वेक्टर नहीं मिल गया? ये है रो। और ये बीटा हैट क्या है? बीटा हैट क्या है? बीटा हैट हमारा क्या है? कॉलम वेक्टर। तो रो इनटू कॉलम क्या हो जाता है? स्केलर। समझ में आई बात? ये भी सेकंड क्वांटिटी भी स्केलर होने वाली है। अब इधर आ जाओ, बीटा हैट खुद था कॉलम, उसका ट्रांसपोज हो गया रो, का ट्रांसपोज हो गया रो। और ये था एक्स हमारा कॉलम वेक्टर, उसका ट्रांसपोज हो गया रो, और ये है कॉलम। एक्स हमारा मैट्रिक्स है ना, सॉरी, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इंटू कॉलम क्या हो जाता है? एक कॉलम वेक्टर ही हो जाता है, और फिर रो इंटू कॉलम क्या हो जाता है? स्केलर। समझना है आपको? ध्यान से सुनो, फिर से हम समझा देते हैं। ये है मैट्रिक्स और ये है कॉलम वेक्टर। तो मैट्रिक्स में जब हम राइट हैंड साइड से कोई कॉलम वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉलम ही आना है रिजल्ट। लेफ्ट हैंड साइड में रो मैट्रिक्स है तो फिर क्या आएगा? रो। अब रो इंटू कॉलम क्या आ जाता है? स्केलर। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। तो अब आगे चल करके जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, एक चीज और है, एक चीज और है कि अगर आप गौर से देखो, इसका ट्रांसपोज ये है। अब आप कहोगे मैम ने ये क्या बात कह दी, तो देखो यहाँ जरा, y ट्रांसपोज x बीटा हैट का ट्रांसपोज जब करोगे तो रिवर्सल रूल होता है ना, इस तरीके से खुलता है। तो पहले बीटा हैट पे ट्रांसपोज, फिर x पे ट्रांसपोज, फिर y ट्रांसपोज पे ट्रांसपोज। तो ये आ जाएगा बीटा हैट पे ट्रांसपोज, x पे ट्रांसपोज, और y का ट्रांसपोज ट्रांसपोज कैंसिल हो गया। देखो तो मैच नहीं कर रहा है इससे, देखो जल्दी, कर गया मैच। अभी देखो जिसको हम ब्लू से शेड कर रहे हैं, मैच कर गया ना। तो याद रखना इसका ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज है ये सेकेंड वाला।
अब देखो जरा, इसी का ट्रांसपोज है ये। अब हम इसको e टू द पावर t इंटू ई, यानी कि समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं y का ट्रांसपोज y माइनस 2 बीटा हैट ट्रांसपोज x ट्रांसपोज y और प्लस बीटा हैट का ट्रांसपोज x ट्रांसपोज x इंटू हैट। अब आप कहोगे कि मैम अगर इसका ट्रांसपोज है तो x इज नॉट इक्वल टू x ट्रांसपोज, लेकिन बच्चे स्केलर की बात हो रही है, दिस इज स्केलर, आप भूल क्यों जाते हो? जैसे 5 है तो 5 का ट्रांसपोज क्या होगा, वापस 5 होगा, इसलिए मैंने दोनों को क्या कर दिया है, सेम कर दिया है। समझ में आई बात? सिंस दे वर स्केलर, तो स्केलर का ट्रांसपोज भी स्केलर है, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, -2 लगा दिया। ठीक है, अब ध्यान से इसको आप कहीं लिख लो, स्केलर का ट्रांसपोज इज इक्वल टू स्केलर ही रह जाता है, वही सेम। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर दो, अब इससे ज़्यादा हम लोग कर नहीं सकते, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, हमें क्या निकालना है, भूल गए? क्या हमें y निकालना है, क्या हमें x निकालना है? y नहीं बच्चे, हमें बीटा हैट निकालना है। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू बीटा हैट, बीटा हैट ही हमारा एस्टिमेटर है ना, तो इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा डेल समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डेल बीटा हैट इक्वल टू 0 करेंगे, किसके लिए, मिनिमाइज के लिए, स्टेशनरी पॉइंट के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव सारे के सारे क्या हो जाते हैं, 0। तो डेल समेशन, अच्छा अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो ना, क्या इसमें कहीं पे बीटा हैट है, क्या कहीं पे बीटा हैट है, नहीं है, तो वो हो जाएगा 0। इसमें बीटा हैट है, बिल्कुल है। अब इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना है, रूल याद करना है, बीटा हैट तो है, यहाँ भी बीटा हैट है, ध्यान से देखो, यहाँ बीटा हैट है, यहाँ बीटा हैट है, तो दोनों में थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। आपको रूल 1 याद होगा डिफ्रेंसिएशन का, रूल 1 याद होगा डिफ्रेंसिएशन का, आज ही जो मैंने कराया था वो दोनों डिफरेंस। ये देखो, अगर x के रिस्पेक्ट में करते हैं और उसका ट्रांसपोज है a इंटू एक्स, ए हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, तो ये हो जाएगा 2ax, और पहला रूल था, पहला रूल ये है, x का ट्रांसपोज इंटू a अगर वेक्टर है तो वो खुद a ही आ जाएगा। याद है दोनों रूल? देखते हैं जरा वहां पर किसका ट्रांसपोज और उसके साथ क्या है, ध्यान से देखें। यहाँ पर बीटा हैट का ट्रांसपोज है डेल, -2 को बाहर निकाल लेते हैं, -2 डेल बीटा हैट का ट्रांसपोज, और इधर है x ट्रांसपोज इंटू वाई, एक्स ट्रांसपोज इंटू वाई क्या हो जाएगा, x एक मैट्रिक्स है और y क्या हमारा कॉलम वेक्टर है, तो ये कॉलम वेक्टर हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू डेल बीटा हैट प्लस डेल बीटा हैट का ट्रांसपोज, फिर एक्स टी एक्स को एक साथ कर दो और फिर बीटा हैट कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, डेल बीटा हैट के रिस्पेक्ट। तो बच्चे देखो यहाँ पर लगेगा रूल 1, यहाँ लगेगा रूल 2। रूल 1 कहता है कि अगर उसका ट्रांसपोजर उसके साथ एक कॉलम वेक्टर है इसके रिस्पेक्ट में, तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 0 -2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ इसका डिफ्रेंसिएशन, -2, अच्छा -2 तो लिख ही दिया, x जो वेक्टर होता है वही आ जाता है, याद नहीं है, अभी लिख दे साइड में, डेल x का ट्रांसपोज टू a विथ रिस्पेक्ट टू डेल x, वापस क्या आ जाएगा, a ही आ जाएगा, यही था ना रूल 1, ये पूरा ही a है, तो a की जगह पे हमने कॉपी कर दिया। और यहाँ पर रूल 2 लग रहा है, रूल 2 आपको याद है, डेल x ट्रांसपोज a x विथ रिस्पेक्ट टू क्या करते थे हम लोग, x, ये आ जाता था 2a x, तो यहाँ पर आ जाएगा 2a की जगह पे क्या है, ये पूरा हमारा a है, ये पूरा क्या है, a की जगह पे है,
ये पूरा ए आ जाएगा और एक्स की जगह पे क्या है, बीटा हैट। समझ में आई बात? ये पूरा ए की जगह आ जाएगा, तो ए की जगह पे पूरा लिख दो ना, एक्स टी इंटू एक्स इंटू बीटा हैट इक्वल टू कर देंगे 0। अब ये तो आ गया, इससे हमें चाहिए बीटा हैट चाहिए, इससे हमें क्या चाहिए, बीटा हैट चाहिए। मुझे बताओ, या टू टू कैंसिल कर दो, एक्स ट्रांसपोज वाई इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज एक्स इन बीटा हैट। यही हमें क्या दे देगा, इज द नॉर्मल इक्वेशन, इज द नॉर्मल इक्वेशन। और जब कभी हमें बीटा हैट निकालना होगा तो हम इसी इक्वेशन से निकाल लेंगे। आपने पढ़ रखा ना, अगर ए एक्स इज इक्वल टू बी है, एक्स चाहिए तो ए इनवर्स इंटू बी करते हैं, तो हमें बीटा हैट चाहिए और उसके साथ ये है, तो बीटा हैट क्या आ जाएगा, बीटा हैट आ जाएगा एक्स टी एक्स का इनवर्स टू एक्स टी वाई। ये बीटा हैट का फॉर्मूला हो गया, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप ये वाला लर्न कर लें। कौन सा लर्न कर लें, ये वाला लर्न कर ले बच्चे, ये आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। इस पे हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे। बीटा हैट ही हमें निकालना है, बीटा हैट ही हमें निकालना है, ठीक है। अब देखो नॉर्मल इक्वेशंस कैसे पहुंचेंगे हम लोग नॉर्मल इक्वेशंस तक। तो ये डेरिवेशन आ चुका है आपके पेपर में। अब इसी को हम लोग स्पेशली, ये डेरिवेशन हमने कितने वेरिएबल के लिए किया था, n वेरिएबल्स के लिए किया था, ये 2016 में आ चुका है। अब स्पेशली फॉर 2 वेरिएबल्स ओनली, सुनो, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि आज के क्लास का टाइमिंग हो गया है। क्लास 2 में करेंगे हम लोग यही वाली चीज, अपेंडिक्स सी में है हम लोग, और नेक्स्ट क्लास में डिराइव करेंगे नॉर्मल इक्वेशंस, नॉर्मल इक्वेशंस फॉर 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल में बस बच्चे पता है फर्क क्या हो जाएगा, फर्क क्या हो जाएगा, हमारा SRF हो जाएगा। ये आप लोग भी कर सकते हो, अगर घर पे ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, वैसे नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे ही। वाई आई इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा 1 हैट प्लस बीटा 2 हैट एक्स आई प्लस ई आई। मतलब 2 वेरिएबल में ये 2 पैरामीटर है, 2 वेरिएबल में 2 पैरामीटर होंगे, तो ये पूरा इक्वेशन जो है ये 2 के लिए ही आ जाएगा। ये जो इतना हम लोगों ने बनाया है ये सब क्या हो जाएगा, कौन सा एक्स मैट्रिक्स होगा, कौन सा क्या होगा, ये सारा कुछ हम लोग इसमें सीखेंगे। तो ये वाला डेरिवेशन फॉर 2 वेरिएबल्स ओनली लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, डेरिवेशंस करेंगे, और फिर इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, जो कि न्यूमेरिकल आ चुका है 2017 में। एक 2017 से चूज करके मैंने आपको न्यूमेरिकल कराना है नेक्स्ट क्लास में। फिर 3 वेरिएबल्स वाले तो खैर बहुत बार रिपीटेड है, लगभग हर साल पूछता ही है कोई ना कोई। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नॉर्मल इक्वेशंस फॉर 2 वेरिएबल्स डिराइव करेंगे, और फिर 3 वेरिएबल्स भी करेंगे, और दोनों का एग्जाम्पल भी करेंगे। पहले 2 वेरिएबल वाला हम लोग डेरिवेशन करेंगे, उसका एग्जाम्पल, फिर 3 वेरिएबल वाला डेरिवेशन और उसका एग्जाम्पल करेंगे। इतना सब कुछ होगा नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना एनफ है। और आप हमेशा, मैंने पहले भी कहा था लास्ट सेमेस्टर में कि इकोनोमेट्रिक्स थोड़ा सा टफ है, क्योंकि इसमें थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल भी है, और न्यूमेरिकल बहुत थ्योरी के बाद लास्ट में आता है, और बिना थ्योरी पढ़े आप न्यूमेरिकल डायरेक्टली नहीं कर सकते, मुश्किल होगा आपके लिए करना। लैंग्वेज इसका टफ हो जाएगा आपके लिए, इसलिए आप इसको पूरा रिवाइज करें, जैसे जैसे जो पढ़ाते चले जाते हैं आप रिवाइज करें। कुछ लेक्चर्स तो आपको फ्री में यूट्यूब पे मिल रहे होंगे, तो आपको 3-4 क्लासेस यूट्यूब पे मिलेंगी, लेकिन उसके बाद से क्लासेस मिलना बंद हो जाएगा, आपको फिर हमारा क्या करना पड़ेगा, क्लासेस सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अभी तक के लिए इतना ही बच्चे, और स्क्रीन पे नंबर डिस्प्ले हो रहा है, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए आप उस नंबर पे मैसेज करके बात कर सकते हो। एनी फीडबैक इफ़ यू वांट टू गिव, यू आर मोस्ट वेलकम। और फिर बच्चे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो मैंने टॉपिक कहा नॉर्मल इक्वेशंस फॉर 2 वेरिएबल्स के साथ। पहले उसका डेरिवेशन, फिर एक न्यूमेरिकल करेंगे, जो कि 2017 में आ रखा है। तब तक के लिए टिल देन बाय 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 बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।